पाकिस्तान की हालत गली के उस गुंडे जैसी हो गई है जो धौंस तो खूब दिखाता है लेकिन जोरदार तमाचा लगते ही चारों खाने चित हो जाता है। पाकिस्तान का हाल भी यही है। कल तक तो पाकिस्तानी नेता भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब वाली धमकी दे रहे थे, लेकिन आज पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि आवाम वहां की सेना को कोस रही है। वहां का विपक्ष अपने ही प्रधानमंत्री को गीदड़ बुला रहा है। ये तमाम चीजें मैं आपको दिखाऊंगा और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला ये मुल्क कंगाली की कगार पर आज जा पहुंचा है। लेकिन कल रात इस नाकाम मुल्क ने भीख में मांगे गए हथियारों से भारत के बॉर्डर वाले शहरों को टारगेट किया, हमले का प्रयास किया, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया, नाकाम कर दिया। भारत के सुपर पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों और 50 से ज्यादा ड्रोनों को भी इंटरसेप्ट कर नाकाम कर दिया। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने भारत के हमले में तुर्की के बने ड्रोनों का इस्तेमाल किया है, लेकिन भारत ने करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान के सर्विलेंस रडार सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त नष्ट कर दिया है और पाकिस्तानी सेना को इस जवाबी कार्रवाई में भारी नुकसान हुआ है। और यह सब जानकारी भारत की सरकार एमईए ने दी है और तीनों सेनाओं ने दी है। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान ने खुद अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लिया है। आज इसी पर करेंगे हम सबसे बड़ी चर्चा। गीदड़ पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इन चाइनीज फुलझड़ियों से वो भारत का मुकाबला कर लेगा, लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए। इन्हें देखकर पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। कल शाम पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक बॉर्डर से सटे भारतीय शहरों पर हमले की चाल चली, लेकिन भारत के बेहद मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया। 50 से ज्यादा ड्रोन को भी इंटरसेप्ट कर नाकाम कर दिया गया। दूसरी तरफ पलटवार करते हुए भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया और पाकिस्तान को चीन से मिले HQ-9 सिस्टम उसको भी तबाह कर दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इस बीच पाकिस्तान का हाल देखिए। वहां के प्रधानमंत्री को वहीं का सांसद भरे सदन में गीदड़ कह रहा है। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। जब आपका वजीर आजम बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को। वहां का सेना प्रमुख मुनीर तो सड़क छाप है ही। अब जरा वहां के रक्षा मंत्री की सोच भी देख लीजिए। जहां तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। शहरी दिफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना, बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। हालात ये हैं कि पाकिस्तानी जनता भी इन्हें लताड़ रही है। इंडिया वालों, एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके, ये हकीकत है। तो आज बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान घर और बाहर दोनों तरफ से घिर चुका है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। सुदर्शन का पराक्रम, आतंकिस्तान का निकला दम। लेकिन अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं घर से बाहर तक चौतरफा घिरे पाकिस्तान का विश्लेषण। भारत का तमाचा क्या है? घर में घुसकर आतंकियों को निपटाया है, कूटनीति से दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग किया है। यह बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके बाद पाकिस्तान के हमले की हर कोशिश जो है वो भारत ने नाकाम करी है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम सुपर सॉलिड है। आइए बढ़ता हूं मैं आगे, इंटरनेशनल तमाचे की बात करता हूं। अमेरिका ने फटकारा है पाकिस्तान को, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। मैं बता देता हूं पाकिस्तान के साथ कौन है। तुर्की, मलेशिया को छोड़ कर कोई इस्लामिक देश भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, जो सदाबहार दोस्त है पाकिस्तान का वो है चीन।
वो खुलकर पाकिस्तान के साथ नहीं है, इंटरनली साथ दे रहा हो तो उसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। आइए बढ़ते हैं, घर में क्या फटकार है। विपक्ष के नेता अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को गीदड़ बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर शेरों का मुखिया कोई गीदड़ होगा तो फिर क्या हालात होंगे। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। इसके बाद की स्थिति क्या है? पाकिस्तानी सांसदों का वहां की सरकार से भरोसा उठा है। पाकिस्तानी आवाम सेना को लगातार कोस रही है और उसकी कुछ मैंने तस्वीरें दिखाई आपको, उसकी कुछ बाइट सुनाई। वो कह रहे हैं कि इंडिया के टारगेट पूरे हो रहे हैं और खुदा का इंडिया को वास्ता है, हमारे नेताओं पे भी मिसाइल छोड़े क्योंकि इन्होंने हमें बर्बाद कर रखा है। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। गृह युद्ध का खतरा क्यों है पाकिस्तान में, यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने खोला है पाकिस्तान सेना के खिलाफ मोर्चा और पख्तून नेता भी भारत का साथ देने को इस समय तैयार है। यह गृह युद्ध का खतरा है और ऑलरेडी पाकिस्तान में यह बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अब बड़ा प्रश्न क्या है आज का? बड़ा प्रश्न यह है, भारत से पंगा लेकर पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और क्या वाकई पाकिस्तान को पता है कि वो किस सिचुएशन में जा रहा है? अब इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, मैं पहले बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। अब बिग स्टोरी कमिंग अप। ये बड़ी खबर क्या है, ये नजर डाल लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि इस समय भारत की तरफ से बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक इस समय हो रही है। यह बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सिचुएशन का स्टॉक ले रहे हैं, यानी जानकारी ले रहे हैं। तीनों सेना के प्रमुख और सीडीएस उनके साथ हैं। यह बड़ी खबर है। आइए मैं रुक करता हूं कौन कौन मेरे साथ आज जुड़ रहा है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं। पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक हो रही है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हमारे साथ इस समय चर्चा में जुड़ रहे हैं। गिनी चौधरी हमारे साथ हैं, उनका अभिनंदन है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। दानवीर सिंह है, कर्नल दानवीर सिंह, उनका स्वागत है। के सिन्हा हमारे साथ, मेजर जनरल रिटायर्ड। विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। और मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं अमित सियाल, जो कि जाने माने एक्टर हैं और खास अनुरोध पर आज हमारे साथ इस मंच पर आए हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, भारत एकजुट है। मैं सीधा रुख करता हूं अपने मेहमानों का, लेकिन सबसे पहले कर्नल दानवीर, जो एमईए की ब्रीफिंग हुई, मैं ऑथेंटिक बात करना चाहता हूं। जो एमईए की ब्रीफिंग हुई उसने क्लियर कट बोला कि ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, 500 से ज्यादा ड्रोन आए और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ढाल बना रहा था, सिविल फ्लाइट्स को ढाल बनाकर, अपने लोगों को ढाल बनाकर अटैक करने का प्रयास कर रहा था। सफल नहीं हुआ कहीं पर भी। बिल्कुल वो एक ट्रैप हो सकता था, क्योंकि अगर भारत की तरफ से अगर कोई सिविलियन एयरलाइनर को टारगेट कर दिया गया होता तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंटरनेशनल ओपिनियन भारत के खिलाफ इस समय बनकर खड़ा हो चुका होता। और दूसरी चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट उस ब्रीफिंग में ये निकल के आई कि सारे ड्रोन्स आर्म्ड नहीं थे। बहुत सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया सिर्फ और सिर्फ आपकी एयर डिफेंसेस के बारे में पता करने के लिए। तो ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, यानी कि अगर उसको, अब सवाल ये होता है कि क्या उसको हमारी एयर डिफेंसेस की लोकेशंस का पता लगा, कितना सफल रहा, ये भी एक पॉइंट है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि ब्रीफिंग में ये कहा गया कि काफ़ी सारे ड्रोन मार गिराए, यानी कि सारे ड्रोन नहीं मार गिराए थे, काफी सारे गिराए गए, यानी 50 अराउंड 50। हाँ, ये मैं क्योंकि ये जानकारी के साथ मैं बता रहा हूँ 50, क्योंकि एमईए की जो ब्रीफिंग तो 50 मार गिराए और मेरे ख्याल से कितने 300 से 400 या कितने ड्रोन्स का, तो बाकी ड्रोन्स कहाँ गए, कहाँ गिरे। और ऑब्वियस सी बात है कि वो आर्म्ड नहीं थे, आर्म्ड होते तो काफी नुकसान भी देखने को मिलता। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। नहीं, ये भी हो सकता है। गिनी चौधरी, मैं आपका रुख करता हूं। क्या आपको लगता है कि कल पाकिस्तान टेस्ट कर रहा था हमारी एबिलिटीज, हमारे एयर डिफेंस की एबिलिटीज? क्या ये भी हो सकता है? सी इन माय ओपिनियन, जो ड्रोन्स वहां भेजे गए, जो ऑपरेशन ब्रीफिंग में कवर होता 300 से 400, इफ यू फॉरगेटिंग द नेम, इट इज स्वॉर्म ड्रोन्स। जी, स्वॉर्म ड्रोन्स, जैसे कि मधुमक्खियों का छत्ता जिसको बोल सकते हैं, ऐसे स्वॉर्म ड्रोन्स आए। ये लेमैन टर्म में, सरल भाषा में कुछ नहीं, ये एक रोबोट्स होते हैं, बहुत सारे जुट होता है ड्रोन्स का, जो एक साथ ऑपरेट करके एक ही मकसद के लिए आगे भेजे जाते हैं। तो ये स्मार्टली वर्क करते हैं, ये ऑटोनॉमस है, उसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है। एक बार भेजा, वो उड़ गया और अपने एनिमी टेरिटरी में, मतलब उनके लिए इंडिया में आया। मेरे हिसाब से ये जो
एम था उनका स्वॉर्म ड्रोन्स भेजने का, वो हमारे एडी सिस्टम्स को ओवरलोड करने के लिए, हमारे रडार्स को ओवरलोड करने के लिए था, क्योंकि ये जवाब है कि वो लोग थक चुके थे हमारे S-400 और जो हमारे एडी सिस्टम जिस तरह से डेटरेंस दिखा रहे थे। तो दिस वाज द ओनली मींस लेफ्ट कि भाई एक साथ अपने ये क्या हमास का, जो हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, वो वाला पैटर्न था कि नहीं? Yes, you can say that, but पर क्योंकि हमास के नेताओं के साथ मीटिंग भी हुई थी पाकिस्तान की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या जो हमास का इजराइल पर पैटर्न था वही पैटर्न पाकिस्तान ने कल अपनाया? बहुत सारे ड्रोन छोड़े, जिसमें कई सारे, अधिकतर ड्रोन अनआर्म्ड थे, लेकिन कुछ ड्रोन वेल आर्म्ड थे और उनको लगा कि शायद मिस हो जाएगा, इंटरसेप्ट नहीं हो पाएगा एंड डैमेज विल हैपन। और टारगेट सारा आर्मी एस्टैब्लिशमेंट का था, आर्मी एसेट्स का था। एडिशनली एट टाइम्स दीज ड्रोन्स आर यूज्ड हमारे कम्युनिकेशन को फेल करने के लिए, इन सब मकसदों से भी यूज होते हैं। बट नाउ नॉनदलेस ब्रीफिंग में वी हैव बीन, हमें बताया गया है कि हमें डेब्रीज उसकी मिली है और इसकी पूरी जांच की जाएगी, वो ड्रोन्स कैसे हैं, कहां से आए हैं। टर्की के ड्रोन्स थे मेरे हिसाब से चाइनीज ही होंगे। नहीं, पर आज एमई ने बोला कि कुछ ड्रोन कई ड्रोन चाइनीज हो सकते हैं, उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कई ड्रोन्स टर्की के थे और टर्की एक इस्लामिक देश है और वो साथ दे रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान धर्म का कार्ड एक लगातार खेल रहा है, पाकिस्तान एक धर्म का कार्ड लगातार खेल रहा है। आप उनके प्रधानमंत्री की भाषण में सुने, उनके विदेश मंत्री के भाषण में सुने, उनके डिफेंस मिनिस्टर के भाषण में सुने, और मुनीर के भाषण का जिक्र अगर हम नहीं करेंगे तो ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा, क्योंकि मुनीर का पहला भाषण ही अपने आप में एक बड़ा लिंकेज है जो पहलगाम में हुआ, जहां पे धर्म पूछ के मारा गया, जहां पे आतंकियों ने धर्म पूछ के मारा गया। और भारत ने, एमईए ने इसको बहुत स्ट्रांगली बोला है कि मुनीर का जो पहला भाषण था वही सबसे बड़ा कॉज है, वही, उसी की वजह से ये जो अभी टेंशन शुरू हुई है वही है। ये रिप्रेजेंटेटिव वीडियो आप देख रहे हैं, एआई का वीडियो जो भारत ने कल करा है, बड़ा प्रिसाइसली। सुधांशु त्रिवेदी, पाकिस्तान एक धर्म का कार्ड खेल रहा है, दूसरा सिविलियंस को ढाल बना रहा है, सिविलियंस को ढाल बना रहा है, उसने अपनी एयर स्पेस को लॉक नहीं किया है। सुधांशु त्रिवेदी, यू आर रूलिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से ये चाल रही है कि वो धर्म का कार्ड खेले। जहां तक यहाँ पे आपके देखिए पूर्व सैन्य अधिकारी बैठे हैं, उन्हें उससे बेहतर पता होगा। जहां तक मुझे ध्यान है 1965 के भी उसने ऑपरेशन को ऑपरेशन ग्रैंड इस्लाम कहा था। इवन आप याद करें कि 1998 में जब भारत ने पोखरण एक्सप्लोजन किया, ये जरा इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा, काफी ज्यादा इको हो रहा है। 1998 में जब भारत ने 11 और 13 मई 98 को एक्सप्लोजन किया था, तो उसके बाद 27 मई को पाकिस्तान ने किया था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब वो भारत के जवाब में किया, ये संभव ही नहीं है। यहां पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, 12 दिन के अंदर पॉलिटिकल डिसीजन लेने से लेकर एटॉमिक एक्सप्लोजन करने का काम एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, उसके लिए कम से कम 1 महीने का प्रिपरेशन टाइम चाहिए। इसका मतलब वो पहले से तैयार कर रहा था और उसकी प्लानिंग थी कि उसको इस्लामिक बम नाम दे, क्योंकि वो पहला मुस्लिम कंट्री होने जा रहा था जिसके पास एटम बम होता। मगर भारत ने अपने प्रोसेस को स्पीड अप करके उसको प्रीएम्प्ट कर दिया था। अब आप देख रहे हैं कि वो सिविलियंस को उसने टारगेट बनाया, अब सिविलियंस को वो ढाल बना रहा है। और उसकी स्थापित नीति रही कि भारत से प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं जीत पाएगा, तो जिसको बड़ी फेमस टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है ब्लीड विद 1000 कट्स, तो उसने ये रणनीति अख्तियार की थी। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भी वो इस विषय को हमेशा उठाता रहा। जम्मू कश्मीर के विषय पे भी उसने मुस्लिम देशों से सपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास किया। परंतु मोदी जी की सरकार आने के बाद ये पहला मौका है जब उसे मुस्लिम देशों से वांछित समर्थन नहीं मिल पा रहा है। एक तुर्की को छोड़ दिया जाए तो आज कोई भी मुस्लिम देश, यहां तक कि सऊदी अरब और ईरान ने भी पाकिस्तान का कोई समर्थन नहीं किया है। उल्टे उन्होंने मलेशिया साथ दे रहा है, जो हमारी जानकारी है मलेशिया साथ दे रहा है। लेकिन मैं एक बड़ी डेवलपमेंट बता रहा हूं, एमई ने बोला कि नया लॉ लगाया है पाकिस्तान ने, मंदिर, गुरुद्वारों को और गिरजाघरों को टारगेट करने का प्रयास किया है। भारत की टेरिटरी के अंदर मंदिर को, गुरुद्वारों को टारगेट करने का प्रयास किया है और गिरजाघरों को टारगेट करने का प्रयास किया है। पाकिस्तान की नापाक हरकत पे ये बड़ी खबर एक और है, धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। एमईए का ये बहुत बड़ा बयान है, मंदिर, गुरुद्वारे और चर्चों को निशाना बना रहा है
पाकिस्तानी हमले में 2 छात्रों की मौत भी हुई है। कल जो हुआ है, पाकिस्तान सबसे निचले स्तर पे पहुंचा है। इट इज अ न्यू लो फ्रॉम पाकिस्तान, MEA सेड दिस। और मैं एक और खबर बताना चाहता हूं, कल 36 जगहों पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश करी है। यह बड़ी खबर है, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन है। 36 जगहों पर कोशिश करी है। भारत का एयर स्टेशन तबाह करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको नाकाम किया है। हम हमेशा आयरन डोम का गीत गाते हैं। आयरन डोम अच्छा है, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम भी के मानक भी बहुत अच्छे हैं। मेरे साथ अमित सियाल है। अमित सियाल, निश्चित तौर पर देश की बात है, हालांकि राजनीति से आपका कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश से आपका मतलब है। क्या आपको लगता है कि जो पाकिस्तान नए लो लगा रहा है और धार्मिक कार्ड खेलने का प्रयास कर रहा है, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है अ फेल्ड स्टेट कैसे रिएक्ट करती है? यू आर अ वेल नोन एक्टर एंड वी ऑल रियली लव यू, और आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बट टुडे इज नॉट अ डे। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई नई कहानी नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, जो आप नए लॉज की बात कर रहे हैं। ये बरसों से करता आ रहा है वो, और ये हमारी मैग्नानिमिटी है एज इंडियंस, एज दिस कंट्री, कि हम हर बात को क्या है कि माफ़ कर देते हैं, और हर बार बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, बातचीत कर लेते हैं, आपके साथ आदान प्रदान कर लेते हैं, आर्ट्स एंड कल्चर का, स्पोर्ट्स का, इसका उसका। आई थिंक जो लोएस्ट लो जो हुआ है इस बार, वो यही हुआ है जो पहलगाम में हुआ है। और एक बहुत ही घटिया जो चाल चली है पाकिस्तान ने, कि धर्म के नाम पे चलो लोगों को एनर्जाइज करते हैं और आपस में अब लड़ाई करवा देते हैं और ये करते हैं। बट वी एज अ कंट्री आर मच मोर स्मार्टर देन दे आर, वी ऑलवेज हैव बीन। और हमारा देश ये ट्रेजेडी के बाद, इस ट्रेजेडी के बाद जितने हम सब इकट्ठे आए हैं इस बार, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। एक बड़ी खबर आ रही है, उरी के पास LOC में एक बार फिर फायरिंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने भारतीय बंकरों को निशाना बनाया है, ये बड़ी खबर है। आर्मी बंकर को बनाया है निशाना, ये एक बड़ा अपडेट है। ओके, लेकिन आप अपनी बात को कर रहे थे कि ये जो पूरा कला का आदान प्रदान होता है, ये देखिए वहां के एक्टर्स को मैंने देखा, जैसे ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। वो रुके नहीं, उनके फॉलोअर सारे भारतीय हैं, भारतीय फिल्म डायरेक्टर उनको काम देते हैं जी, और वो रुके नहीं, पैसा यहां का ले रहे हैं वो जी। और जब उनका वक्त आया तो उन्होंने अपने देश को ही तरजीह दी जी। हम काम क्यों देते हैं उनको? मेरे को तो गुस्सा है इस बात का, और ये मेरा गुस्सा नहीं है, ये जनता का गुस्सा है सर। कोई स्क्वाड्रन लीडर नहीं लड़ेगा, कर्नल सिर्फ लड़ेगा, इन्हीं की जिम्मेदारी है लड़ना, हमारी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? नहीं, एक देश जो है वो अपने सभी नागरिकों को साथ लेके चलता है और उसके साथ ही चलता है, कोई किसी से जुदा नहीं है जी। हमारा सोसाइटी में एक अलग काम है, आपका एक अलग काम है, आपका एक अलग काम है, बट हम मिल के एक देश के और सबको इकट्ठा रहना पड़ेगा। और इस बार जो हम सब साथ में इकट्ठे आए हैं, तो उसका हश्र जो है वो पाकिस्तान में देखते ही बन रहा है। जी, विवेक है मेरे साथ। विवेक, क्या आपको लगता है कि ये जो आर्ट और कल्चर है, इसकी दुकान आप भी बहुत चलाते हो, दिस शुड स्टॉप नाउ परमानेंटली? नहीं, मेरा देखिए, मैं आई स्टैंड विद माय प्राइम मिनिस्टर, आई स्टैंड विद माय गवर्नमेंट, आई स्टैंड विद माय आर्मी। और युद्ध का एक तरीके से समय चल रहा है और मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, लेकिन शांति होगी। और जब शांति होगी तो कहीं ना कहीं देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसडर्स बोलते आए हैं कि वी डोंट नो, बात किससे करें, हम फौज से बात करें, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से बात करें, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से बात करें, यही नहीं मालूम। तो वहाँ पे ये जो भी कलाकार हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, ये स्मॉल फ्राइज हैं, ये वहाँ भी जूते खाते हैं अपनी सरकारों से, और यहाँ हम भी बैन लगाते हैं। मेरे ख्याल से आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स को बड़ी चिंता हो रही है आपको से दूर रखना चाहिए। एन आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट। नहीं, आर्टिस्ट इज आर्टिस्ट, लेकिन आपको मुझे चिंता हो रही है। देखिए, जी, एक सेकंड। अमित सियाल, आपका रिएक्शन एज अ आर्टिस्ट, आपका रिएक्शन जरूरी है पूरी पृथ्वी के है ना सर। गिनी चौधरी, आई विल कम टू यू, एंड डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आई विल कम टू यू। ओके, मेरा बस एक सवाल है कि आपने बोला कि शांति होगी, जब कभी ना कभी तो होगी शांति। यही चीज़ें हम लोग पता नहीं कब से, सन 1947 से बोल रहे हैं कि एक दिन शांति होगी, एक दिन शांति होगी, आज तक तो हुई नहीं है। और एक लिमिट होती है झूठ को मानने की और झूठ को सहन करने की, और वो लिमिट अभी क्रॉस हो गई है, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं जो कर रहे हैं। वरना हम लोगों ने कभी भी पहली बार अपनी तरफ से वॉर मॉन्गरिंग नहीं करी है, कभी भी। और वॉर मॉन्गरिंग उसी साइड से हुई है। वो कह रहे हैं कि उन आर्टिस्ट को वहां से भी जूते पड़ रहे हैं और हम भी जूते मार रहे हैं।
अब मुझे नहीं पता लग रहा विवेक जी को साहब, कैसे पता है उनको वहां जूते पड़ रहे हैं। मैं बस 10 सेकंड ले लूं, 10 सेकंड जी, लूंगा। अब अमित 15 भाई, सेकंड आपकी लीजिए बात विवेक। बिल्कुल ठीक है। एक बहुत बड़े शायर हुए हैं फैज अहमद फैज कम्युनिस्ट थे और पाकिस्तान में थे, एंड ही वाज अरेस्टेड फॉर द पिंडी केस। वो हिंदू माइनॉरिटी राइट्स के लिए लड़ते थे, और ऐसी बहुत सी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। इवन टुडे जब लोग ऐसा नहीं है, तो अब ये होता है कि एक क्रेजी सेना है वहां पर, और वो जिसने it उस is मुल्क not को about लगभग crazy हाईजैक सेना, कर It is रखा not हुआ about है। Hindu Muslim this time. No, we are not talking about Hindu Muslim. हाँ, हाँ, I'm यहाँ not यहाँ talking पे about Hindu यहाँ Muslim अगर also. आप बस बोल मैं रहे यही फैज कहूंगा कि अहमद एक- फैज लड़े लोगों के लिए, जी। तो क्या यहाँ पे आप हाँ, लड़े, आप arrest हिंदू हुए। नहीं है, आप मुस्लिम माइनॉरिटीज के नहीं लड़ते हैं। हाँ, हम लोग बात नहीं करते मुस्लिम माइनॉरिटीज हम के नहीं और लड़ते हैं, माइनॉरिटीज बिल्कुल की। लड़ते हैं। बात तो वो हम तो भी है ही लड़ते हैं। नहीं, बात तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की है। लेकिन- हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। नहीं, लेकिन आप जिस तरह के एक्टर हैं, आपकी जिस तरह की कला है, कल हमारा किसी भी देश से कोई भी रिश्ता खराब हो तो आपकी कला में रुकावट नहीं आनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप एक यूनिवर्सल कला का प्रतिनिधित्व करते हैं, Sir, which is if you beyond don't mind, boundaries, मैं be इसका it आपको America, एक be it Canada। example बिल्कुल देना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल अमित सियाल आप जी। बोलिए। ओके विवेक शांति। ओके, मेरे अमित मेरे सियाल। मेरे चलो इसको माइक्रो लेवल पे लेके आते हैं सर, एकदम घर के माहौल में लेके आते हैं। मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, जी। मेरे दोस्त यार हैं। मेरा एक पड़ोसी है जो कि रोज़ बदतमीज़ी करता है, रोज़ मार पिटाई करता है, हम उसको जाने देते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या मैं यही करता रहूँ उसके साथ? मैं रोज़ यही करता रहूँ कि चलो आओ पोइट्री गाना गाते हैं साथ में, है ना, आओ 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 क्रिकेट खेलते हैं नीचे, गली क्रिकेट, आओ आओ तुमसे मोहब्बत बनाए रखते हैं। एक टाइम के बाद वो मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी सर। फिर आप जो बोल रहे हो वो भी सही बोल रहे हो, जब शांति होगी तब देखा जाएगा। अभी तो नहीं लग रहा शांति होगी, और इन लोगों के साथ तो कभी शांति हो ही नहीं पा रही है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो है। जी 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 ओके, सुधांशु त्रिवेदी का भी इस पे टेक होगा, मुझे उनका भी टेक लें। सुधांशु त्रिवेदी, ये जो पूरी एक मतलब मैं अभी भी देख रहा हूं सोशल मीडिया इज फिल्ड विद इट कि वी डोंट वॉर, वी वांट लव, वी वांट पीस। हमने कभी युद्ध की बात नहीं करी। ये युद्ध अगर हम पे कोई थोपने का प्रयास हो रहा है, हमारे निहत्थे लोगों को मारने का प्रयास कर रहा है, इस देश में हमारी बेटियों की, बहनों की सिंदूर उजाड़े गए हैं, भारत रिएक्ट नहीं करेगा? मैं बताना चाहता हूं, और परसों तक देखिए, यही ये जो है, एक आज से 5 दिन मानसिकता पहले इस यही देश लोग में बोल रहे स्थापित थे मोदी कब एक्ट करेंगे, मोदी कब एक्ट करेंगे, 10 दिन हो गए। देखिए, ये जो एक मानसिकता इस देश में बनाने का प्रयास किया गया है, वो बहुत खतरनाक मानसिकता है। वो ये समझाने का प्रयास किया जाता था, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो आपके दर्शकों को सबको समझ में आएगा। गली मोहल्ले की लड़ाई हो या दो देशों के बीच में कोई टकराव हो, दुनिया का स्थापित रूल है कि छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर मुझे सता रहा है। मगर हम दुनिया के इकलौते देश थे, एक विचित्र देश थे, जो बड़े थे और ताकतवर थे, मगर हम कहते थे छोटा और कमजोर हमें सता रहा है। मतलब पाकिस्तान आता था, मार के घुस के चला जाता था, हम डोजियर देते हुए रह जाते थे। अब आइए साहब, दुनिया में कहीं लड़ाई होती थी, मैं 48 के जमाने से बात कर रहा हूं जी, हमेशा जो छोटा देश जिसकी सेना कमजोर हो, जो हार रहा हो, वो यूनाइटेड नेशंस में जाता था। हम ऐसे विचित्र देश थे, हम बड़े देश थे, हमारी सेना जीत रही थी और हम यूनाइटेड नेशंस में चले गए। ये पूरा पाकिस्तान के साथ का रिलेशनशिप हमारा बड़ा विचित्र प्रकार का रिलेशनशिप रहा है, जिसका कि उदाहरण नहीं दिया जा सकता पूरी दुनिया में। अब इंडस वाटर ट्रीटी बताइए, दुनिया में कोई ऐसा देश मिलेगा जो 80% पानी दूसरे को दे दे और 20% अपने पास रखे, और वो भी तब जबकि वो दूसरा देश हम पे अटैक भी कर रहा है, हमारे ऊपर आतंकवाद भी कर रहा है। और उसके बाद अब इस समय क्या कहा जाए, लोग कहने लगते हैं हर बात के लिए नेहरू जी को याद करने लगते हैं, मगर कभी आप सोचिए तो कि देश का 80% पानी उनको। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, शायद अब कुछ चीजें लोगों को ना पता हो, आजादी के बाद कम से कम 5-6 साल तक पाकिस्तान की करेंसी भारत में छपती रही। अरे भाई, 48 के कम से कम अटैक के बाद आपको करेंसी छापना बंद कर देना चाहिए था, हम उनकी पूरी इकोनॉमी को क्रिपल कर सकते थे। हमारे पास उस जमाने में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, वहां से शुरू करते करते 2014 तक 26/11 का हमला हुआ 2008 में, और हम 9 महीने बाद शर्म शेख में जुलाई 2009 में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते पाकिस्तान के साथ, और बलूचिस्तान उसका हिस्सा होता है, यानी हम मानते हैं कि बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हैं। तो ये जो एक पूरी नीति थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद इस नीति में आमूल चूल परिवर्तन किया है। तो भारत की नीति में जो बदलाव आया है, तो अब पहली बार ये स्थिति दिखाई पड़ रही है कि भारत एक पॉइंट में और मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं। एक लाइन और कह दो। जी जी सुधांशु जी, प्लीज मेक योर पॉइंट सर।
मैं एक लाइन कह दूं सिर्फ, देखिए जो लोग अभी ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई में हमसे कहते थे कि आप लोग यूक्रेन का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, S-400 हमको रशिया से मिला है, अगर हमारे पास S-400 नहीं होता तो ये यूक्रेन का समर्थन करने वाले लोग आज हमको बचाने के लिए आते। जो लोग कहते हैं इजराइल हमास की लड़ाई में, आप लोग हमास के मासूमों पे नहीं बोल रहे हैं। आज हमारे लिए अगर जरूरत पड़े तो इजरायली इंटेलिजेंस की जरूरत है या हमास वालों की जरूरत है। इसलिए इस देश को जरा गंभीरता से सोचना चाहिए। ये जो लोग हैं, मैं पुनः कहना चाहता हूं, ये देश को हर दृष्टि से कमजोर करके देखना चाहते थे। आज मैं चुनौतीपूर्ण ढंग से पूछता हूं, मेरे भाई बोलो, हमास पे ट्वीट करने वालों, गाजा पे ट्वीट करने वालों, ऑल आइज ऑन रफा पे ट्वीट करने वालों, आज हमारे वो काम आप हमास के लिए आंसू बहा रहे थे और आज अब पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए कह रहे हैं कि देखिए उनको हर तरफ से जूते पड़ रहे हैं। मैं अब जूते खाने वाले मुल्क के साथ कोई खड़ा तो क्या करेंगे? इजराइल को एक कोई व्यक्ति खराब नहीं होगा सर, मैं लेकिन उसका इजराइल को संगठन ही खराब है, क्या करें हम? सर आप सुनिए, इजराइल इज अ टेरर स्टेट और मेरे प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है उसको यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भारत टेरर स्टेट नहीं होता, लेकिन इजराइल करता है। तो क्या करें? इजराइल पिटे, हमला भारत नहीं करता। मेरे नहीं तो विवेक श्रीवास्तव आप चाहते हैं इजराइल पिटे, इजराइल पिटे, भारत के अंदर आतंकी मार के जाए। आप लोग कहते हैं कि अमन की आशा के फूल बरसाए जाएं यहां पर। पहले कह रहे थे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब करा तो कह रहे हैं कि पीस होनी चाहिए इस देश के अंदर, दुनिया में पीस रहनी चाहिए। हम ठेकेदार हैं पीस के सारे, हमारे पीस कर रहे हैं वो लोग और हम पीस के ठेकेदार बने रहे हैं यहां पर। पूछ के देखिए यहाँ पे जनरल साहब बैठे, कर्नल बैठे, स्क्वाड्रन लीडर बैठे, इनका खून खोलता होगा जी। आपने नरवाल की धर्मपत्नी को सुना है कभी क्या? वो सुन लीजिए जरा, जिसकी हत्या हो गई, शुभम द्विवेदी की धर्मपत्नी की को कुछ सुना है क्या? जिसको मार दिया गया पॉइंट ब्लैंक। और वो हमारी पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है हमारी? हम सिविलियंस पे हमला नहीं करते सर, ये मेरा कहां करा है हमने? तो इजराइल को कैसे जस्टिफाई करना? नहीं, हमने सिविलियंस पे हमला का क्या हम इजराइल की तरह जाकर के स्कूलों पे और अस्पतालों पे हमला करेंगे? मेरे प्राइम मिनिस्टर ने बोला नहीं करेंगे। हम एक ग्रेट नेशन हैं। ओके, कर्नल लीडर गिन्नी चौधरी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मेरे साथ के सिन्हा बहुत बड़े ऑफिसर इस समय हैं। सिन्हा साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन मेरा पॉइंट आपसे सीधा ये है कि बार बार कहा जा रहा है भारत ने बड़ा एग्रेसिव स्टैंड ले लिया है। कई ऐसे हमारे देश में ही लोग हैं जो कह रहे हैं दिस इज क्वाइट एग्रेसिव स्टैंड। What should we do? क्या करें हम? जय हिंद। देखिए अमीश देवगन साहब, आपको दुनिया सुनती है। देखिए जो आपका सवाल है कि भारत ने एक एग्रेसिव, मेरा तो एक मानना है कि हमने एक एग्रेसिव स्टैंड तो आज तक लिया ही नहीं जो अब हम ले रहे हैं। टू नेशन थ्योरी जिसकी बात आसिम मुनीर साहब कर रहे थे, उस समय 10 लाख लोगों को, हिंदुओं को, सिखों के काट करके उनकी कत्लोगारत की गई थी। मैं 47 की बात कर रहा हूं जब आजादी मिली है। उसके बाद, और मैं सीधा आ जाता हूं, ये आपका जो 22 अप्रैल के दिन हुआ, 36 हमास की तर्ज पर जिहादी आकर के हमारे निहत्ते एब्सोल्युटली आपको बांटते हैं कि हिंदू है, इनके पैंट चेक करो, क्या ये कलमा पढ़ता है कि नहीं। उनकी निहत्ते लोगों को मार दिए और आप कहते हैं आज कि एग्रेसिव है। पाकिस्तान की तो नामो निशान मिटा देनी चाहिए। पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी में तो मानता ही नहीं। या आपके चैनलों में बैठे हुए जो जिहादी, व्हाइट कॉलर जिहादी हैं, जो टू नेशन थ्योरी की बात चलते हैं, इवन इन इजराइल, ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान पीएसएल यूएई में कराना चाह रहा था, लेकिन यूएई ने उनको मना कर दिया है। हमारे सोर्सेज कह रहे हैं और मेरे प्राइम सोर्सेज कह रहे हैं यूएई इंकार कर रहा है। यूएई कह रहा है आपको पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास कोई जगह नहीं है। यह भारत की कूटनीतिक बड़ी जीत है अगर पीएसएल यूएई में नहीं हो रहा। मैं फिर कह रहा हूं, यह भारत के वर्चस्व की कहानी है। देखिए ये सामान्य बातें नहीं होती हैं, ये सब चीजें जो हो रहा है बैकग्राउंड के अंदर। और जो लोग बार बार कह रहे हैं, मैं आपसे भी पूछता था, गिरी चौधरी, भारत का स्टैंड एग्रेसिव है, डू यू थिंक दिस? मेरे पास समय कम है, मैं आऊंगा, सेना साहब आपके पास आ रहा हूं।
मेरे को जाना है ओके, कहीं। मेक योर मेरे पॉइंट को सेना साहब, मेक योर important काम है, पॉइंट। मुझे जाना है अमीश जी। एक सेकंड दीजिए। हाँ, अब 10 देखिए, सेकंड, आपको 20 पूरी सेकंड दुनिया लीजिए, सर। सुनती है, प्लीज देखिए जो भारत का स्टैंड इस बार है और जो हमने दिखा दिया है 7 तारीख को करके, ये दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं दिखा सकती। ठीक है, आप ये मानते हैं कि 9 टेररिस्ट कैंप, उनके मरकजों को और 100 जिहादियों को आपने उतार दिया एक दिन 25 मिनट के अंदर। ये होती है कार्रवाई अमीश जी। दुनिया को ये पता होना चाहिए ये जिहादी वॉर जो है हमारे ऊपर आया है उसको कैसे लड़ा जाता है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आप देखें ना साहब, कल इन्होंने जुर्रत की थी 400 ड्रोन भेज करके। उन्होंने कहते हैं हम प्रोबिंग कर रहे हैं, प्रोबिंग अटैक। आप देखेंगे इसका ऐसा नरसंहार होगा कि पाकिस्तान की आने वाली, पाकिस्तान तो रहेगा नहीं साहब, पाकिस्तान की अस्तित्व खत्म है। मैं आपको ओके, क्योंकि इंटरनेट भी बहुत क्रम्बल कर रहा है। आई अंडरस्टैंड योर इमोशन सर, आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं, लेकिन गिनी जी, मैं बिल्कुल गिनी 3 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आपको लगता है भारत का स्टैंड एग्रेसिव है? आपने भी वो मंजर देखा होगा जब धर्म पूछ के गोली मारी गई, और वो मंजर सभी को इमोशनल कर देता है। क्या आप कहना चाहती हैं? डेफिनेटली, एब्सोल्युटली। देखिए, वो 22 अप्रैल का सीन, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो सीन वो सामने आता है तो रूह कांप जाती है, और डेफिनेटली वो इमोशन से कनेक्टेड वो एक एग्रेशन है, बट ये एग्रेसिव मूव नहीं बोल सकते, इसको हम ऑफेंसिव मूव बोल सकते। एट द सेम टाइम हम वी कीप डाइग्रेसिंग, हम टॉपिक से डाइग्रेस हो जाते हैं, धर्म से वो डाइग्रेस हो जाते हैं। पाकिस्तान के लिए यस, हिंदू मुस्लिम जो उन्होंने धर्म पूछ के अटैक किया, टारगेट बनाया, उनके लिए है, बट इंडिया के लिए नहीं है। मैं आज आपको एज एन आर्म फोर्सेस पर्सन ऑफिसर बता रही हूँ, हमारे फौज में वी डोंट हैव मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च, वी हैव सर्व धर्म स्थल जहां पर सब मिलेंगे और सब एक साथ पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई, एंड द वेरी बेस्ट एग्जांपल जो ऑपरेशंस ब्रीफिंग हमारी 2 वुमेन ऑफिसर्स कवर कर रही है, व्हाट दैट सिग्निफाइज, डिफरेंट फेथ्स दे आर, सोफिया कुरैशी और वामिका सिंह yes. और विक्रम मिस्री। एक देखिए क्या इंटरेस्टिंग है, विक्रम मिस्री इज अ कश्मीरी एंड सोफिया कुरैशी आप जान ही रहे हैं मुस्लिम, वामिका सिंह हिंदू। ये क्या, व्हाट दिस इज मीन आपकी भाषा में, ये क्या है? दिस डेफिनेटली मीन्स कि भाई हमारे यहाँ कोई दोहराया नहीं है कि हम वी आर यूनाइटेड। और ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर है, ये तो नारी शक्ति को डेडिकेटेड है पूरी तरह से। एब्सोल्युटली, सिंदूर मतलब आपका कनेक्शन, आपका बलिदान, आपका जो सम्मान, आपका कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ जो है, उसका मतलब सिंदूर है। क्योंकि वो कनेक्शन वो तोड़ा गया था उस दिन, तो इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन माँ सिंदूर दुर्गा का जो जब दुर्गा पूजा होती है तो माँ दुर्गा का जो आखिरी दिन होता है उसमें सिंदूर खेला होता है, तो सिंदूर का अपना सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये क्या भारत की नारी शक्ति को भी डिपिक्ट करता है कि वो दुर्गा भी है और वो काली भी है? डेफिनेटली, आई रिमेंबर आई कोटेड दिस कि मैं सरस्वती भी हूँ, पार्वती भी हूँ, मैं सीता भी हूँ, पर सिंदूर मिटाने वाले के लिए मैं दुर्गा हूँ और मैं काली हूँ। जी। That is the significance of this the name which was chosen as Operation Sindoor. जी। And another part जब हम आते हैं, हम aggressive है, offensive है, क्या है? See, as per the mission, जो ऑपरेशन ब्रीफिंग भी जो कवर हो रही है, उसमें जो मुझे समझ आता है, इंडिया इज नॉट ट्राइंग टू एस्केलेट इट। इंडिया ने हमेशा से अपना पॉइंट ये रखा अगर है, पाकिस्तान कुछ कर रहा है तो हम 1+ करके जवाब देंगे। अगर जो 7 मई को हमने स्टार्ट किया वो जवाब था 22 अप्रैल बिल्कुल, का। बिल्कुल। और हमारे टारगेट्स, इफ यू सी, देवर नन ऑफ देम वर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, ना सिविलियंस थे। हमारे प्रिसिशन अटैक्स थे जो हमने अपने वो टेररिस्ट कैंप्स पे करे। Exactly. लेकिन इस बार हमने पाकिस्तान में घुस के करे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। Exactly. ये इंपॉर्टेंट है। अमित देखिए, ये ब्रॉडर चर्चा है, लेकिन अगर एक कोई तमाचा मारे तो क्या दूसरा तमाचा मारने का इंतजार करना चाहिए? और 22 अप्रैल का वो मंजर हम सब ने देखा है। अमीश भाई, चक्कर ये है कि हम लोग गाल ऑफर कर चुके हैं, एक बार नहीं 40 बार कर चुके हैं, तो अभी कितनी बार करना चाहिए? तो अभी जो 40 बार गाल पहले ऑफर कर चुके हैं ना एक तमाचे के उसमें, तो अभी 40 बार मारना चाहिए वापस पलट के।
और ये जो अग्रेशन की बात कर रहे हैं, ये अग्रेशन है। जैसे आपने भी बोला, एकदम सही बोला कि हमने तो प्रिसिशन अटैक्स किए थे, आप रिटेलिटरी अटैक्स कर रहे हो ना, आप सिविलियंस के ऊपर शेलिंग कर रहे हो, आप इधर उधर फिर से वही हरकतें कर रहे हो, भड़काने वाली चीप टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हो आप कि गिरजा घर पे डाल दो, मंदिर पे डाल दो, इस पे डाल दो। वो वर्क नहीं करेगा अभी। और मुझे तो लग रहा है कि किस बात के अपने नागरिकों को ढाल बना रहे हैं, ये सबसे बड़ा है। अपने नागरिकों को, मतलब आपने अपनी एयर स्पेस खोल रखी है, एक नागरिक प्लेन जा रहा है, उसके पीछे छुप के आ रहे हो आप। इनको नागरिकों से कभी अपने प्यार ही कहाँ था? अगर इनको इतना प्रेम होता अपने नागरिकों से तो ये हालत होती क्या? फेल्ड स्टेट, रोग स्टेट। एक बात जो हमारे देश के अंदर बार बार, अभी आपने विवेक को भी सुना, वो कहते हैं देखिए इजराइल को वो गाली देते हैं, सब तमाम चीजें करते हैं, और कई एक पूरा वर्ग है जो कह रहा है पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। तो शांति की कीमत क्या है? शांति की कीमत यही है, जंग है। इसी के बाद होगी शांति, क्योंकि वैसे तो शांति होगी नहीं कभी, ये जंग के बाद ही होगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस जो हम इतने दिन से डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा एक ही मकसद है, हमारी जो जंग है वो टेररिज्म के अगेंस्ट है। जी जी, दानवीर जी, तो अभी हम उनका काम हम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू देयर जॉब। क्या हम शांति के, आप भी शांति के मूड में हैं जैसा विवेक कह रहे हैं? देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जंग ही शांति का रास्ता है, और इनफैक्ट जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से हमने देखा कि कितने भी हमने प्रयास किए हों, हमेशा विफल हुए हैं। और अगर साउथ एशियन पोर्टल ऑफ टेररिज्म की बात करें तो वो ये कहता है कि सन 2000 से लेके आज तक तकरीबन 12,000 टेररिस्ट अटैक किए हैं, जिसके अंदर तकरीबन 6,000 हमारे सिविलियन मारे गए हैं और तकरीबन 3,500। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो एलओसी पे फिर गोलीबारी हो रही है। जी हाँ, तो अब क्या करें? शांति से जवाब दें इसका? क्या करें? तो शांति से, मतलब 11 घंटे बाद फिर उसने सीज फायर का उल्लंघन कराया और फायरिंग हो रही है, उरी और पुंछ पे गोलीबारी हो रही है। शांति बनाए रखें। तो अब मैं एक नेता का नाम ही लूंगा। एक नेता कहता है ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों दे दिया? ऑपरेशन सिंदूर क्या, ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों दिया गया? तो इस देश में नेताओं ने बोला, इस देश के नेताओं ने बोला, तो क्या रख देते उसका नाम? ऑपरेशन बुरका क्या रखते? बताइए आप। सिंदूर का कोई कनेक्शन है ना, जैसे अभी स्क्वाड लीडर ने बताया, तो उसका कोई मीनिंग है, कोई लॉजिक है, उसके पीछे सेंटिमेंट इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल सेंटिमेंट इन्वॉल्व है। और सुधांशु त्रिवेदी, ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला कि हमने उन्हीं को मारा है जिन्होंने हमें मारा था, हमने सिविलियंस को नहीं मारा है। 2 पॉइंट्स। देखिए, बिल्कुल बताना चाहता हूं, उन्होंने रामायण की एक चौपाई कोट करी उसके लिए। हाँ, वो भी मैं कोट करके आपको बताता हूं। और सिंदूर का फिर जो रक्षा मंत्री जी ने बोला, उन्होंने उनको ये उदाहरण दिया था कि जब अशोक वाटिका उजाड़ दी हनुमान जी ने, और रावण ने उनसे पूछा कि तुमने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, तो उन्होंने कहा था जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, तिन पैर बांधे तने तुम्हारे। यानी उन्होंने कहा जिन्होंने मुझे मारा सिर्फ मैंने उनको मारा है, आपके जिन सैनिकों ने मुझ पे अटैक नहीं किया उसको मैंने नहीं मारा है। रावण का बेटा अक्षय कुमार था, उसने हम पे अटैक किया, मैंने उसको भी मारा है। तो बिल्कुल उसी सिद्धांत का पालन भारतीय सेना ने किया कि जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा, हमने सिर्फ उसी को टारगेट बनाया, न किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट बनाया, न किसी पावर और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन को, न सिविलियन इंस्टॉलेशन को। अब आप आइए सिंदूर का जहां तक महत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यदि यह विचार सिंदूर का दिया था, यह सिंदूर भारत की परंपरा में एक महान पवित्र प्रतीक माना जाता है। एक और बात आपको बता दूं, भारत की परंपरा में पति पत्नी का संबंध कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो दूसरी सभ्यताओं की तरह है। यह कोई करार नहीं है जिसे तोड़ा जा सके। हमारी परंपरा में तो यह 7 जन्मों का संबंध है, एक संस्कार है, यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो बहुत दोनों में अंतर है, करार और संस्कार का अंतर है। वहां करार, तो उस संस्कार का प्रतीक सिंदूर है जो उस संबंध के प्रति होने वाले आक्रोश को दर्शाता है। इसका धार्मिक महत्व भी समझ लीजिए जी। दुर्गा जी का जो अंतिम होती है नव दुर्गा के अंत में, उस दिन सिंदूर खेला होता है, यानी वो दुर्गा जी की शक्ति का प्रतीक है। और याद करिए, हनुमान जी अपने पूरे शरीर के ऊपर जो लाल रंग लगाते हैं, वो क्या कथा मानी जाती है कि उन्होंने सीता जी से कहा कि अगर आपकी मांग में इतने सिंदूर से भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं पूरे बदन में सिंदूर लगा लूंगा, जिसके लिए वो चौपाई है, लाल देह लाली लसे
अर्धरुलाल लंगूर और वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसूर। तो मेरे विचार से जो लोग, मैं फिर एक सेंटेंस बोल रहा हूं, जिनको सिंदूर का महत्व समझ नहीं आता वो जानते हैं क्या है अमित जी? UBI, अनफॉर्चुनेटली बॉर्न इन इंडिया। जिनका दिल हिंदुस्तान में रहता नहीं है, दिल कहीं विदेश में रहता है, या दूसरे शब्दों में कहूं ABCD, अमेरिकन ब्रेन कंफ्यूज देसी। तो जो अनफॉर्चुनेटली बॉर्न इन इंडिया हैं, जिनका ब्रेन देश के बाहर रहता है। ओके, विवेक बड़े व्याकुल हो रहे हैं बोलने के लिए, क्योंकि ओके विवेक बड़े व्याकुल हो रहे हैं, और देखिए उनकी व्याकुलता मुझे समझ में आ गई थी। ओके विवेक, मेक योर पॉइंट। ये भी उसी कैटेगरी वाले हैं। ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें बोलते हैं, बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें बोल रहे हैं। रक्षा मंत्री कह रहे हैं सिविलियंस को अटैक नहीं करना है, भारत एक बड़ा देश है। प्राइम मिनिस्टर एक अलग बात बोल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी इजराइल के मैसेकर्स को सिविलियंस के जस्टिफाई करते हैं यहाँ बैठ करके, और लास्ट में धर्म को ले आए कि किसी के मजहब में कॉन्ट्रैक्ट की शादी होती है, किसी के मजहब में 7 जन्म का है। एग्जांपल तो ये कहना क्या चाहते हैं, ही डजंट नो हिमसेल्फ। अच्छा, आप यू आर हैप्पी विद ऑपरेशन सिंदूर नेम? सारे एक वैसे आप खुश हो या आपको बुरा लगे, इट डजंट मैटर, लेकिन फिर भी आपकी राय क्या है ऑपरेशन सिंदूर पे? नहीं ठीक है, वो जो भी नाम दिया उन्होंने दिया, और जो कांग्रेस के नेता ने जो कहा था वो अलग परिप्रेक्ष्य में कहा था उस चीज को। और इस देश के अंदर आज जिनके यहाँ पे, सुधांशु जी सुन लीजिएगा, जिसको आप कहते हैं ना कि और मजहबों में कॉन्ट्रैक्ट की शादी होती है, वो मजहब भी इसी देश में रहता है, इस देश का है, और दृढ़ता के साथ। वो मजहब की बात ही नहीं कर रहे थे, वो परंपरा की बात कर रहे थे। इस बात को मत भूलिए जरा। वो किसी मजहब की, अच्छा किस मजहब में कॉन्ट्रैक्ट में हो रही है शादी? आप भी अननेसेसरी की बात करते हैं। वो तो संस्कृति की बात कर रहे थे। वैसे ये तो शादी वाले ही नहीं, तो लिविंग रिलेशनशिप वाले ठीक है। अब वो आज वॉर है। अब अमित भाई से डिस्कशन चल रहा था, विश्वास करते हैं, शादी में विश्वास नहीं करते। हाँ, वो जो भी है उसको ला करके आप, यू डोंट हैव टू डू इट। अब सबका अपना लिबरल एक वो सेटअप है। डाइवोर्स तो आजकल हर समाज, हर धर्म। अरे चलिए, अब हम कहां से कहां पर आ गए विवेक भाई? और दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर से डाइवोर्स पर आ गए। क्यों? दूसरी बात कश्मीर पे सुन लीजिए। क्यों? आप तो अच्छा खासा, आपकी तो मैरिज एनिवर्सरी भी है आजकल के अंदर, क्यों आप डाइवोर्स की बात कर रहे हैं? चलिए, नहीं मैं तो ये चाहता हूं कि आप इस बात का तनाव ले रहे हैं, लेकिन इसका तनाव तो अमित सियाल को होना चाहिए। मतलब अमित सियाल, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब कि आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन आप जहां काम करते हैं उधर ये कई बार आम हो जाती है बात, दैट इज नॉट अ पॉइंट। लेकिन अमित, ये जो इस देश के अंदर एक परंपरा है कि अपनी संस्कृति को भी किसी धर्म के साथ आप जोड़ देते हैं, जो संस्कृति है वो संस्कृति है। ये राम का देश है, ये घनश्याम का देश है, ये महादेव का देश है, तो कैसे बदलेंगे इसको? इसको बदले इतना चिढ़ क्यों? उससे क्या है? धर्म है मेरा, आई एम प्राउड ऑफ माय धर्म, आप भी अपने धर्म से प्राउड फील करो। उसमें क्या है उसमें? और इस देश का ईडीएम है भाई 80% एंड प्लस अगर हिंदू है, तो आपको शर्म किस बात की आ रही है भाई? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है उसमें क्या है। देयर इज नथिंग रॉन्ग। जी ओके अमित, योर टेक ऑन दिस। सर बिल्कुल जो उन्होंने कहा है, जो मेरा धर्म है वो मेरा धर्म है, जो आपका धर्म है वो आपका धर्म है ना। तो सारे धर्म हम तो रह रहे हैं साथ में। जब किसी दूसरे धर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना धर्म बोलने में, तो हिंदू धर्म को क्यों प्रॉब्लम नहीं? हमारे साथ कई मेहमान हैं। ये क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना सॉलिड है, ये इसका परिचय पहली बार कई लोगों को पता लगा। अमित, आपको भी पहली बार पता लगा भारत का, क्योंकि हम हमेशा आयरन डोम की बात करते थे इजराइल की। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना सॉलिड है? यू आर आल्सो लिटिल सरप्राइज्ड? या आई एम वेरी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि एक इंडिजिनस सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है, और बहुत फ़ख्र की बात है ये। और पाकिस्तान को थोड़ा सचेत रहना चाहिए जी। क्या पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे आप अपने अंदाज में? मैं पाकिस्तान को यही कहना चाहूँगा कि आपका देश का नाम पाकिस्तान है, तो ना पाकिस्तान ना बने, कि ना अपने आप को सुधारें और बैक टू स्क्वायर वन, अपना देश, अपनी आवाम को, अपने आप को सही रास्ते पर लाएं, वरना रास्ते ये हमेशा के लिए मिट जाएंगे। रास्ते मिट जाएंगे। और भारत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अपने देशवासियों के लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस भारत के लिए और आर्म्ड फोर्सेस के लिए, हमारी सरकार के लिए, मेरे देशवासियों के लिए? हम सबको पता है कि हम इस मौके पे सब साथ में, और सब साथ में अपनी गवर्नमेंट का, अपने सेनाओं का कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, और उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। हमें वो खड़े रहना चाहिए। ओके, मैं आपके पास आता हूं स्क्वाड्रन लीडर। क्या आपको लगता है भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें इंडिजिनस
भी बहुत है, कई चीजें भारतीय हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। यस डेफिनेटली। हम अब कल से हम बात करते आ रहे हैं S-400 सुदर्शन चक्र। उसके अलावा भी हमारे पास जो S-400 विच इज़ रशियन सिस्टम, उसके अलावा भी हमारे पास अपने एयर डिफेंस सिस्टम है। इट इज़ अ मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो वहाँ पे प्लेस किया है, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लेस हुआ है कि कहाँ पे मीडियम रेंज लगेगा, कहाँ पे लॉन्ग रेंज लगेगा, कहाँ पे क्विक रिएक्शन सैम लगेगी, कहाँ पे इंडिजीनियस वाले अपने लगेंगे। तो उस हिसाब से ये प्लेस किया हुआ है और वो तो ऑलरेडी प्रूफ हमारा कल हो ही चुका था, जिस तरह से हमने रिटालिएट, जिस तरह से उनकी जो कल ये बड़ा अटैक आप मानते, कल बड़ा स्ट्राइक कोशिश करी, जितनी स्ट्राइक्स की हमने सबको न्यूट्रलाइज किया है। डेटरेंस वाज अमेजिंगली डन। तो सुधांशु त्रिवेदी, आपके वन लाइनर बड़े जबरदस्त होते हैं, तो इस माहौल में एक वन लाइनर आपका क्या होगा? देखिए, जो आपके टीवी स्क्रीन पे जिस ढंग के ये वीडियोस की इमेजेस दिखाई जा रही हैं, तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा भारतीय सेना ने अभूतपूर्व धैर्य का परिचय दिया है। परंतु वो दौर चला गया जब हमारे यहाँ सिखाया जाता था कोई एक झापड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, और वैसे भी आज का जमाना वो है दूसरा गाल आगे कर देंगे तो इतना जोरदार मुक्का पड़ेगा कि 32 हाथ में आ जाएगी। जी। इसलिए अब भारत एक उभरता हुआ भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए जानता। तो एक लाइन में कहना चाहूंगा कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे, और महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे, और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे।